गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन एंड देयर स्ट्रक्चर, जिसमें हमने 3 कंपाउंड्स पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, दूसरा पढ़ा था हमने ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड और तीसरा पढ़ा था हमने ज़ेनॉन एक्साफ्लोराइड, जिनके फॉर्मूले थे XCF2, XCF4 एंड XCF6। 3 और कंपाउंड्स हैं और उनके स्ट्रक्चर आज के एक्सप्लेनेशन में पहले हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हैलोजन फैमिली। तो आज का पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है XCOF2, जिसको हम ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड भी कहते हैं। इस कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ज़ेनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जब कंबाइंड होता है तो क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से उनके बीच की बॉन्डिंग होती है। मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में। ये डिफरेंस आपने पढ़ा भी है, लेकिन वो डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स को, इन संरचनाओं को समझने के लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और वो डिफरेंस ये होता है कि जब ज़ेनॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा था, अभी तक सिर्फ जब उसे फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होना था, तो क्या होता था, मैंने कहा था कि एक ऑर्बिटल में जो वो एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड फॉर्म में चला जाता था, यानी कि अयुग्मित अवस्था में चला जाता था। जंप करके वो कहाँ चला जाता था, डी सबशेल में चला जाता था, हायर सबशेल में। और फिर फ्लोरीन का एटम आता था और वहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते थे, उनमें वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ साझा कर लेता था। लेकिन जब ऑक्सीजन एटम आएगा, जब ऑक्सीजन परमाणु आएगा, तो ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए ज़ेनॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं करता है। वो क्या करता है, अपना पूरा का पूरा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देता है। दोनों में डिफरेंस समझिए। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने XCOF2 का जो स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे, जो मैंने बनाया हुआ है, उसमें फ्लोरीन के केस में जहाँ जहाँ फ्लोरीन एटम मैंने लिखा हुआ है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लिखा हुआ है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका कारण क्या है वो समझिए। जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। ये दोनों कहीं से भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्लोरीन का जो साइज़ होता है, फ्लोरीन का जो आकार होता है, वो बहुत छोटा होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो साइज़ छोटा होने के कारण फ्लोरीन क्या है, पूरी तरह से किसी इलेक्ट्रॉन को अपने उस बाह्यतम कोश में, उस आउटर मोस्ट शेल में पूरी तरह से जोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही उपस्थित जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिकर्षण प्रारंभ कर देते हैं, रिपल्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल कंडीशन में, यानी कि स्थायी अवस्था में वहाँ ज़्यादा देर के लिए रुक नहीं पाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर फ्लोरीन क्या करता है, जब ज़ेनॉन के साथ कंपाउंड बनाने जाता है तो ज़ेनॉन फ्लोरीन एटम के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन, जो सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, देखिए ऊपर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का फॉर्मेशन करता है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करता है। और फिर फ्लोरीन एटम जाता है और वहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो है साझा करके वो इस ज़ेनॉन एटम से जुड़ जाता है। लेकिन ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो फ्लोरीन से क्या है, बड़ा है। तो ऑक्सीजन ज़ेनॉन द्वारा एकल युग्मों को, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयरों को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन नहीं किया गया है। अब जो मैंने आपको बात समझाई है, अगर नहीं समझ में आई, किसी बच्चे को बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैं पहले आपको पहले का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जो XCOF6 का है, सॉरी XCF6 का है, यानी ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड का है। दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर XCF6 के केस में जब 6 फ्लोरीन एटम्स को ज़ेनॉन के साथ जुड़ना था, तो क्या हुआ, ज़ेनॉन ने 1 2 3, ये जो 3 यहाँ पर p सबशेल के इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, युग्मित थे। भाई ज़ेनॉन चाहता तो क्या करता, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देता, लेकिन क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फ्लोरीन को ज़रूरत है? फ्लोरीन को तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर सकता था, एक इलेक्ट्रॉन भी तो दे सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। कारण जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्लोरीन का साइज़ जो है छोटा होता है, इस कारण ये किसी से भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने कोशों में ग्रहण नहीं कर पाता है। बाह्यतम कोश में पहले से ही क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लोरीन एक चीज़ में विश्वास रखता है, वो क्या कर सकता है, वो साझा कर सकता है और साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर सकता है।
अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। यही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की होती है, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व का यही गुण होता है कि वो साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो उसके लिए यहाँ पर ज़ेनॉन ने क्या किया है, जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में थे, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से डी सबशेल में भेज दिया। जैसे इसने 3 इलेक्ट्रॉन आगे भेजे तो देखिए इसके पास 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, और फिर 6 फ्लोरीन एटम आए। इन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझा किए और उस कंडीशन में इसने ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन किया, HCF6 का फॉर्मेशन किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं HCOF2। तो HCOF2 में क्या है, देखिए ज़ेनॉन है, इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p6, 5s2 5p6 आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट है। साइज़ बड़ा होने के कारण ये यहाँ पर क्या करेगा, जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यहाँ मैंने ग्राउंड स्टेट लिखा हुआ है, यानी कि अभी इसने बंद नहीं बनाया हुआ है। तो देखिए 5s2 5p6, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन है और d में 0 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही फ्लोरीन और ऑक्सीजन इसकी तरफ आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो ज़ेनॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और जब ये उत्तेजित होगा तो देखिए फ्लोरीन कितने जोड़ने हैं, 2 फ्लोरीन आ रहे हैं, 2 फ्लोरीन एटम जोड़ने आ रहे हैं, तो इसको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। और उस अवस्था में यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जंप करा देगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आगे डी में, तो देखिए इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और इन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटल में, कक्षक में फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करा लेगा, साझा करा लेगा। वहीं पर जो इसके पास अब 1 2 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए। टोटल पहले कितने लोन पेयर थे, 1 2 3 4 थे, उसमें से एक आगे जंप कर गया तो बचे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन के युग्म इसके पास बचे हुए हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन को दे देता है। क्योंकि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए होने चाहिए, उसमें से 6 ऑक्सीजन के पास पहले ही होते हैं, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से ले लेगा, ज़ेनॉन से इसने ले लिए। तो ज़ेनॉन ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरे दे दिए। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बना आकर के, यहाँ पर ज़ेनॉन ने फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उसको दिए हुए हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। इसकी जो ज्योमेट्री है sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर, यानी sp3 संकरण होने पर जो संरचना होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए अभी भी 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके कारण इसकी जो संरचना है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ना हो करके क्या बनती जाती है, टी शेप। देखिए ये और ये इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं, ये टी, यहाँ पर एफ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एफ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, तो टी की संरचना ये बनाता है। तो एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन तो बहुत छोटा था, लेकिन इतनी देर से मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो पॉइंट ये है कि जो फ्लोरीन है वो जब जुड़ने जा रहा है तो उसके लिए ज़ेनॉन यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कर रहा है, अनपेयर्ड कर रहा है। लेकिन जब ऑक्सीजन को जुड़ना था तो उसने जो इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड नहीं किया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन को क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देने। इसके लिए वो पूरा का पूरा लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है, दे देता है, और इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चे ये कह सकते हैं कि जब वो ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो फिर ज़ेनॉन का ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो देने का मतलब ये नहीं होता है कि उसने पूरी तरह से उसको उसके एटम में एंटर करा दिया। देने का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा और उसके बदले में ऑक्सीजन ज़ेनॉन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ये यहाँ पर देने का मतलब है। वो ऑक्सीजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के यूज़ कर रहा है, लेकिन ज़ेनॉन बदले में उनसे कुछ नहीं दे रहा है। इसके बाद आते हैं HCOF4 की तरफ। ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है। ये ज़ेनॉन का मैंने ग्राउंड स्टेट बनाया हुआ है, देखिए 5s2 और 5p6 5d0। अब यहाँ पर फ्लोरीन के 4 एटम जुड़ने, तो इसके लिए हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए होंगे। तो देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके इन दोनों शेल्स में चले जाते हैं, इन दोनों सब शेल में, यानी कि उपकोशों में चले जाएंगे। ये जंप करे यहाँ पर, ये यहाँ पर जंप करेगा और इस तरह से 1 2 3 4 जो हमारे कक्षक हैं उनमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं। और इन्हीं 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में आकर फ्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन साझा कराता है और
उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें जिनॉन यूज़ नहीं करता है, कि जिनॉन को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। जिनॉन सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ क्या कर देता है, बढ़ा देता है कि भैया लो तुम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लो। और यहाँ पर ऑक्सीजन को इसने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर देता है। तो पहले इसके पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे, एक लोन पेयर। एक लोन पेयर इसने ऑक्सीजन को दे दिया और 4 के साथ फ्लोरीन ने क्या किया हुआ है, साझा किया हुआ है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या निकल के आ रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3d2। और इसकी जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल। कैसी होनी चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी ज्योमेट्री बनती है, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये था हमारा XeO F4। इसके बाद आते हैं XeO3 जिनॉन ट्राईऑक्साइड। फ्लोरीन का केस ही खत्म। 3 ऑक्सीजन एटम है, जिनॉन के पास जाएंगे, जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5s2 5p6। इसके पास इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब क्योंकि इसको यहाँ पर फ्लोरीन के साथ तो जुड़ना नहीं, तो सीधे सीधे हमारा जिनॉन क्या करता है, अपने 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों में से 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को क्या कर देता है, दे देता है। तो उसके पास सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है यहाँ पर, जिसने बंद नहीं बनाया हुआ है। 3 ने यहाँ पर 3 इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को दे दिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। अब सबको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिसके कारण इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड होकर क्या हो जाती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये 3 कोण हैं, ये देखिए ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री है और ये यहाँ पर पिरामिड की तरह फॉर्म करता है। तो ये थे हमारे कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड देयर स्ट्रक्चर। अगर इस पॉइंट में किसी को कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई है एक्सप्लेनेशन में, तो पूछ सकता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हैलोजन फैमिली। नोबल गैसेस यानी कि आदर्श गैसों के टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैलोजन फैमिली, यानी कि हैलोजन परिवार। हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स से यानी कि इनके मेंबर्स से हम सब परिचित हैं, हम सब इनके बारे में जानते हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहला जो हैलोजन फैमिली का मेंबर है वो है फ्लोरीन। इसके बाद आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये चारों जो है मेन मेंबर हैं हमारे हैलोजन फैमिली के। और ये नेचर में डायटॉमिक होते हैं, द्विपरमाणविक होते हैं, यानी कि प्रकृति में ये सिंगल एटम नहीं होते हैं, ये डबल एटम के फॉर्म में होते हैं, F2Cl2 Br2 I2। इस तरह से ये फ्लोरीन का एटम है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन का है और आयोडीन का मॉलिक्यूल है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें बेसिकली इनकी पीरियोडिक पोजीशन के बारे में, कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं, इनका एटॉमिक साइज़ क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के आधार पर ये आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थित होते हैं। इसके बाद आएंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुणों के बारे में। फिर इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इनके, जिनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, यानी कि निर्माण की विधियाँ, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन का निर्माण, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय डीकन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है डीकन, ये बोर्ड में पूछी जाती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। फिर इसके बाद इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर्स, दैट्स इट। ये हमें इस टॉपिक में कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हैलोजन फैमिली। तो सबसे पहले तो बता रहे हैं कि इनको हैलोजन क्यों कहा जाता है। कह रहे हैं कि हैलोजन इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, फ्लोरीन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अपने छोटे आकार के कारण, अपने छोटे साइज़ होने के कारण वो ईज़िली या ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। आयोडीन भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो ज़्यादातर जो आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे वो होंगे क्लोरीन के और ब्रोमीन के। स्टिल जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सॉल्ट हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, ये ज़्यादातर जो सॉल्ट हैं
जो ज़्यादातर जो लवण है वो हमारे समुद्र के पानी में पाए जाते हैं और उसे खारा बनाने में मदद करते हैं, मतलब उसे खारा बनाते हैं। या इस तरह से भी हम इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं कि सी वाटर की जो सैलिनिटी होती है, जो खारापन होता है समुद्र के पानी का, वो ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड इत्यादि जो हमारे हैलोजन होते हैं उनके द्वारा बनाए गए लवणों की वजह से होता है, यानी कि उनके द्वारा बनाए गए सॉल्ट की वजह से होता है। तो हॉल्स का मतलब सी सॉल्ट का एक जर्मन वर्ड है हॉल्स, तो वहीं इस हॉल्स वर्ड से निकल के आ गया हैलोजन, यानी जेन माने जनरेट करने वाले, बनाने वाले, और हॉल्स माने सी सॉल्ट। तो सी सॉल्ट बनाने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो है हमारे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, हैलोजन। फिर बात करते हैं इनकी पीरियोडिक पोजीशन की। पीरियोडिक टेबल में अगर हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें या मोज़ले की पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये 7th ए ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, जो हमारी लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, उसमें ये 17वें समूह में यानी कि 17th नंबर के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। 18 ग्रुप हैं टोटल हमारे पास। तो 18th ग्रुप में, तो 18th ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, जीरो समूह शून्य वर्ग कहा जाता है, और उसमें हमारी नोबल गैसेस यानी कि आदर्श गैसें आती हैं। उससे ठीक पहले पाए जाते हैं हमारे हैलोजन फैमिली के मेंबर्स, जो मेन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके बाद बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण की। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण है वो होता है ns2np5, यानी कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो np5 में प्रवेश करता है, और p सबशेल में प्रवेश करने के कारण, p उपकोश में यानी p सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होने के कारण ही इन्हें p ब्लॉक के तत्व, देखिए यहाँ पे मैंने नोट करा हुआ है, p ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो चैप्टर ही हमारा चल रहा है p ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फ्लोरीन जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p5, तो ns2np5। फिर क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p5। इसी तरह से ब्रोमीन में मिलेगा 4s2 4p5, आयोडीन में देखेंगे तो 5s2 5p5। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इनका, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण जो है वो ns2np5 होता है, जहाँ पर n जो है ये इनमें उपस्थित कोशों की संख्या होती है, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर बात करते हैं इनके अकरेंस की, यानी कि प्राप्ति की, कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो अभी आपने जैसा कि पढ़ा कि जो हमारे हैलोजन होते हैं वो समुद्र में पाए जाने वाले सॉल्ट में क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो एक जो इनका सबसे रिच सोर्स है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इनका स्थान है, वो है समुद्री जल, यानी सी वाटर। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे हैलोजन होते हैं ये केमिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोशल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख सकते हैं आप 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इन्हें मिल जाए तो इनका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, अष्टक पूर्ण हो जाता है। और इसी वजह से ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं, और अपनी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण कभी भी ये फ्री फॉर्म में नहीं होते, यानी कि मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में, यानी कि संयुक्त अवस्था में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट में मिल सकते हैं आपको, मिनरल्स के फॉर्म में, ओर्स के फॉर्म में, या फिर सी वाटर में आपको मिल जाएंगे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनका नाम है फ्लोरस्पार, टोपाज, क्रायोलाइट, कार्नेलाइट एटसेट्रा। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जहाँ से हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमें कहाँ मिल सकते हैं, सी वाटर, यानी कि समुद्र के जल में। आपको पता भी होगा कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, जैसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, ये समुद्र के पानी से बनाया जाता है। बहुत फेमस आंदोलन भी जुड़ा हुआ है इससे, मैंने आपको बताया था, डांडी मार्च, जब गांधी जी ने जा कर के समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेज़ों का नमक कानून तोड़ा था। तो एक हिस्ट्री का पार्ट है, मैं केमिस्ट्री में मिक्स नहीं करूँगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी अकरेंस कहाँ कहाँ होती है। तो यहाँ से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इनकी फिजिकल स्टेट का, यानी कि इनकी भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में होता यह है कि नॉन मेटेलिक करेक्टर होने के कारण, यानी कि अधात्विक गुण होने के कारण, जो हमारे पहले 2 मेंबर हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, ये तो प्योरली गैस होते हैं, पूरी तरह से गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है
ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ये शायद आपको पता भी होगा, मैंने बताया होगा लास्ट ईयर पीरियोडिक टेबल में, कि ब्रोमीन जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन वाटर के फॉर्म में, यानी कि ब्रोमीन जल के रूप में। रेड कलर का ये वाटर होता है, मतलब रेड कलर का लिक्विड होता है, उसमें से रेड फ्यूम्स, लाल कलर का धूम्र जो है वो बाहर आता रहता है। तो जो हमारा फ्लोरीन और क्लोरीन है वो गैस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, और आयोडीन जो होता है वो वॉयलेट कलर के क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। वॉयलेट क्रिस्टल होते हैं, यानी कि बैगनी कलर के क्रिस्टल होते हैं, यानी कि ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, फ्लोरीन हो जाएगा आपका गैस, क्लोरीन भी हो जाएगा आपका गैस, ब्रोमीन हो जाएगा आपका लिक्विड, और आयोडीन हो जाएगा आपका सॉलिड। ये होता है, मैंने बताया था, रेड कलर में। क्लोरीन गैस जो होती है वो पेल येलो कलर की होती है, और आयोडीन जो होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। तो ये है इनकी फिजिकल स्टेट। फ्लोरीन का भी जो कलर होता है वो क्लोरीन की जगह ही, क्लोरीन की तरह ही पेल येलो या ग्रीन येलो कलर का होता है। आप जब लेबोरेटरी में आएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। तो रीज़न यही है क्योंकि उसमें क्या पाई जा रही है, क्लोरीन पाई जा रही है। तो ये थे हमारी फिजिकल स्टेट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, यानी कि परमाणविक व आयनिक त्रिज्या। तो इनके साइज़ की अगर बात करें हम, तो अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, अपने आवर्त में, भाई हमें ये पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो साइज़ है वो घटता जाता है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो जो हमारे कोश की संख्या है, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, वो सेम होते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक करके बढ़ रहे होते हैं। मैं अगर फ्लोरीन की बात करूं, यहाँ पर फ्लोरीन में ये न्यूक्लियस अगर है, ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तो फ्लोरीन में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इससे पहले ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, लेकिन उसमें भी शेल कितने होंगे, 2 होंगे। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं पीरियड में, आवर्त में। बाएं से दाएं तरफ जाने पर कोशों की संख्या समान रहती है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज करता है। भाई जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एक एक करके, तो एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा। जब एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होते हैं उनके बीच का आकर्षण बल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण बाएं से दाएं तरफ जाने पर आकार जो है वो घटता जाता है। लेकिन ये सेम पीरियड में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने n = 2 लिया हुआ है, सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो हमारे हेलोजेंस हैं वो एकदम राइट पोजीशन पे होते हैं, मतलब नोबल गैसेस से ठीक पहले होते हैं। तो इस वजह से इनका साइज़ जो होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और अपने अपने ग्रुप में जब ये टॉप टू बॉटम जाएंगे, भाई वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनमें ये बताना चाहूँगा कि इनके एनायन, एटम और कैटायन में अगर आप बात करें, तो एनायन का साइज जो है वो एटम से क्या होता है, बड़ा होगा, और कैटायन का साइज क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। क्योंकि कैटायन के केस में क्या होता है, कैटायन तब बनेगा, कैटायन इस तरह से समझिए, यहाँ पर ये I- लिखा हुआ है, ये सिर्फ आयोडीन लिखा हुआ है, ऐसा I+ लिखा हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आप बढ़ा देंगे, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन के केस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, जो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनके साथ रिपल्शन शो करेगा। तो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज बड़ा होगा। और परमाणु है, नॉर्मल एटम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, साइज नॉर्मल होगा। लेकिन कैटायन के केस में क्या है, कैटायन के केस में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, धन आयन के केस में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन बढ़ गए इलेक्ट्रॉन की तुलना में, और जैसे ही प्रोटॉन बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिस वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट रखिएगा, और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बात बताई थी ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं तक रख रहा हूँ। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसकी बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यू करेंगे, एंड देन पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके क्लास, थैंक यू।